हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और हैलोवीन सीरीज में आज आप देखने वाले उसका 6 पार्ट जिसका नाम है हैलोवीन द कर्स ऑफ माइकल मायर्स। ये मूवी आई थी 1995 में, यानी कि 5th पार्ट के 6 साल बाद, और ये 5th पार्ट के इवेंट्स के 6 साल बाद ही बेस्ड होगी। इसे डायरेक्ट किया है जो चैपल ने और इसके राइटर हैं डैनियल फेरेंट्स। अब ये मूवी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इसके 2 वर्जन्स हैं, एक थिएट्रिकल कट जो कि थिएटर में रिलीज हुआ था और एक प्रोड्यूसर्स कट जो कि बड़ी मुश्किल से कई सालों बाद रिलीज किया गया फैंस की डिमांड पर, लेकिन यही असली वर्जन था। और इस वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे क्योंकि ये बेहतर है। अब दोनों ही कट्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। जो थिएट्रिकल कट है वो बना है डायरेक्टर के हिसाब से और जो प्रोड्यूसर्स कट है वो बना है प्रोड्यूसर्स के हिसाब से। अब इस वीडियो में आप प्रोड्यूसर्स कट को देखोगे और साथ साथ मैं आपको थिएट्रिकल कट के बारे में भी बताता चलूंगा, और एंड में हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। और तब तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस मूवी का टाइटल द कर्स ऑफ माइकल मायर्स कैसे इस मूवी के हालातों को दर्शाता है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले पार्ट के एंड में वो मिस्टीरियस आदमी माइकल को लेकर फरार हो गया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जेमी को भी अपने साथ ले गए थे, और इसके बाद वहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ जिससे सबने यही सोचा कि माइकल और जेमी दोनों मर गए। ये पूरा सीक्वेंस हमें थिएट्रिकल कट में नहीं दिखाया गया। अब हम आ जाते हैं 6 साल आगे 30 अक्टूबर को, यानी कि हैलोवीन से एक दिन पहले, और हम देखते हैं जेमी को जो कि एक बच्चे को जन्म दे रही है। देख रहे हो ये सीरीज कहाँ से कहाँ गई। वो भी उस कल्ट के कब्जे में है जिसका लीडर है वो मिस्टीरियस आदमी, और माइकल भी इन्हीं के लिए काम करता है। तो उस सिंबल का यही मतलब था। अब आपको एक फैक्ट बता दूं कि आखिर में हर स्लैशर विलन का यही अंजाम होता है, या तो उसे कल्ट का मेंबर दिखा देते हैं या फिर भूत। लेदरफेस के साथ भी 4th पार्ट में यही हुआ था, और फ्रेडी और जेसन तो हैं ही भूत। जेमी जन्म देते हैं एक लड़के को जिसके साथ एक अजीब सा रिचुअल किया जा रहा है। देखकर ही हम समझ सकते हैं कि इसका सैक्रिफाइस दिया जाएगा। अब यहाँ मैरी नाम की लड़की जेमी को उसका बच्चा लाकर देती है और उनकी हेल्प करते हैं वहां से निकलने में, लेकिन तब तक माइकल उनके पीछे लग चुका था। जेमी तो वहां से निकल जाती है, लेकिन मैरी को माइकल मार देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले भी कुछ लोगों को मारा है। अब तक आप जान ही गए होंगे कि उसे खाली दीवारें पसंद नहीं, इसलिए वो उन्हें डेकोरेट करता रहता है। इधर जेमी एक ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाती है और ड्राइवर को माइकल मार देता है। अब जो थिएट्रिकल कट है उसमें किल्स काफी ज्यादा गोरी हैं, जबकि इस वर्जन में बहुत ही कम खून है, बिल्कुल ओरिजिनल हैलोवीन की तरह। एक और चीज जो ध्यान देने लायक है वो ये कि जेमी को कार चलाना किसने सिखाया। वो तो बचपन में किडनैप हो गई थी। सेम यही प्लॉट होल माइकल के साथ भी था। मीनवाइल हम देखते हैं डैनी नाम के लड़के को जिसे वही मिस्टीरियस आदमी दिखता है और वो उसे किल करने के लिए कहता है। डैनी नाम रेफरेंस है द शाइनिंग के डैनी का। डैनी की मॉम है कैरा स्ट्रोड जो कि लॉरी की कजन है, यानी कि जिस आदमी ने लॉरी को अडॉप्ट किया था ये उसके भाई की बेटी है। और उनके ऊपर सामने के घर से कोई नजर रख रहा है जो कि है टॉमी डॉयल, वही बच्चा जिसे फर्स्ट पार्ट में लॉरी ने बेबीसिट किया था। और टॉमी का रोल किया है पॉल रड ने जो कि एमसीयू के एंटमैन है, लेकिन खास बात यह है कि उनकी पहली मूवी थी। अब टॉमी माइकल से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। उसे लगता है कि वो वापस आएगा, और कैरा के घर में वो जासूसी भी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो माइकल के घर में रहती है। यहाँ हम डॉक्टर लूमिस को भी देखते हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवाकर आराम से रिटायरमेंट की लाइफ जी रहा है। दुर्भाग्य से ये डोनाल्ड प्लेजेंस की लास्ट फिल्म थी, इसके रिलीज होने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। इस रोल के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। अब आयरनी देखिए, किसी की ये पहली फिल्म थी और किसी की आखिरी। टाइटल याद है ना। लूमिस से मिलने आता है डॉक्टर वेन जो कि स्मिथ ग्रोव का इंचार्ज है, और वो चाहता है कि लूमिस वहाँ का इंचार्ज बन जाए। इस आदमी को हमने फर्स्ट पार्ट के सिर्फ एक सीन में देखा था। उधर जेमी पहुंच चुकी थी एक बस स्टेशन में, और वहां से वो कॉल करती है एक लाइव रेडियो शो में जिसे होस्ट कर रहा था डीजे बैरी। उस शो को पूरा टाउन सुन रहा था क्योंकि इसमें बात चल रही थी हैलोवीन की। आपको बता दूं कि अब हैडनफील्ड में हैलोवीन बैन है। अब जेमी वहां पर लाइव सबको बता देती है कि माइकल उसके पीछे पड़ा है, और वो मदद मांगती है डॉक्टर लूमिस से जो कि ये सब सुन रहा था। कुछ ही देर बाद माइकल भी वहां पहुंच जाता है, तब वो फिर से ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाती है, लेकिन इस बार वो एक वैन में उसका पीछा करता है और उसे क्रैश करा देता है एक बांध में। वहां पर वो उसे स्टैब कर देता है, लेकिन जब वो बच्चे को लेने जाता है तो बच्चा उसे नहीं मिलता। अब थिएट्रिकल कट में जेमी की किल काफी ज्यादा ब्रूटल थी, जबकि इसमें जेमी अभी भी जिंदा है। अब आता है हैलोवीन का दिन, और हम देखते हैं माइकल के घर को जो कि ओरिजिनल वाला नहीं है। यहाँ हम उस पूरी फैमिली को देखते हैं जिसमें है कैरा का भाई टिम, उसकी मॉम डेब्रा और डैड जॉन। इनके नाम रखे गए हैं डेब्रा हिल और जॉन कारपेंटर के नाम पर। अब जॉन काफी ज्यादा अब्यूसिव है। वो कैरा को पसंद नहीं करता क्योंकि 5 साल पहले वो घर छोड़कर चली गई थी और वो वापस आई है अपने साथ एक बच्चा लेकर। वो उन दोनों से ही नफरत करता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो जाता है जब वो कैरा को हिट कर देता है, और इसके बदले डैनी एक चाकू लेकर तैयार हो गया था उसे मारने के लिए।
लेकिन ये उसने किया उस मिस्टीरियस आदमी के कहने पर। अब आपको कुछ माइकल वाइब्स आ रही होंगी। ये हम टिम की गर्लफ्रेंड बेथ को भी देखते हैं और आज रात एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें डीजे बैरी आएगा और बेसिकली एक प्रोटेस्ट होगा हैलोवीन बैन के खिलाफ। उधर टॉमी जेमी की कॉल को बार बार सुन रहा था और ध्यान देने पर उसे पता चल जाता है कि कॉल कहां से की गई थी। बस स्टेशन पहुंचकर वो थोड़ी बहुत छानबीन करता है तो उसे कुछ खून के निशान मिल जाते हैं जिनका पीछा करते हुए वो पहुंच जाता है बेबी तक। उधर लूमिस भी चिंता में था क्योंकि कल रात उसने जेमी की आवाज़ पहचान ली थी। तभी उसे पता चलता है कि जेमी को ढूंढ लिया गया। वो भी इस बाउंड में पहुंचता है जहां पर एक बड़ा सा सिंबल बना हुआ था उसी कल्ट का। अच्छी बात यह है कि जेमी अभी जिंदा है। यहाँ हमने शेरिफ को भी देखते हैं जिसका इस फिल्म में कोई रोल नहीं होने वाला और ये हैलोवीन सीरीज में पहली बार है। इधर क्यारा को पता चलता है कि डैनी की इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती जा रही है और इससे हमें पता चलता है कि कल्ट ने माइकल के ऊपर भी ऐसे कब्जा किया होगा। अब यहाँ हम एक क्लासिक हैलोवीन सीन देखते हैं जिसमें माइकल क्यारा को स्टॉक कर रहा है क्योंकि वो उसके घर में रह रही है और शायद डैनी भी इसी वजह से उनके निशाने पर आया। उधर टॉम इस बच्चे को लेकर पहुंचता है सीधा हॉस्पिटल और वहां पर से लूमिस भी मिल जाता है क्योंकि वो जेमी के लिए वहां पर था। लेकिन थिएट्रिकल कट में ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती क्योंकि इसमें जेमी तो पहले ही मर जाती है और हमें ये समझ नहीं आता कि लूमिस रैंडमली एक हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। उस वर्जन में ऐसे ढेर सारे सीन्स हैं जो कि एकदम रैंडम है और आपको तभी समझ आएंगे जब आप ये वर्जन देखोगे। अब वो लूमिस को बताता है कि वो टॉमी है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था इसलिए वो रात को 9 बजे से मिलने बुलाता है उसी प्रोटेस्ट में। मीनवाइल माइकल स्टॉक कर रहा था अपने घर को या फिर डेबरा को। तभी वहां पहुंच जाता है लूमिस और वो डेबरा को उस घर के बारे में सब कुछ बता देता है जो कि जॉन ने उन्हें नहीं बताया। वो जानते ही नहीं कि ये घर माइकल मायर्स का है। अब यहाँ हुआ ये कि लॉरी का डैड उस घर को बेच नहीं पाया इसलिए घर उसने अपने भाई को दे दिया जो कि कर्जे में डूब रहा था। अब लूमिस इतना कहकर चला जाता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। डेबरा ऐसा ही कर रही थी तभी माइकल उसके पीछे पड़ जाता है और आखिर में उसका भी दी एंड हो जाता है। अब अगर बात करें माइकल के मास्क की तो ये पहले से काफी बेहतर है अगर हम बालों को अवॉइड कर दें। साथ ही थोड़ा थिक भी है जिससे थोड़ा अजीब लग रहा है। उधर टॉमी इस बच्चे को अपने घर ले आता है और उसका नाम उसने रख दिया था स्टीवन। अब आपको बता दूं कि वो किराए पर रहता है मिसेस बी के घर। जब वो बाहर जाता है तो उसे मिलता है डैनी और डैनी के साथ वो पहुंच जाता है उसके घर। काफी देर बाद कैरा घर आती है और यहाँ क्लासिक हैलोवीन टेंशन को बरकरार रखते हुए उसे पता चलता है कि टॉमी उसके घर पर है। वो उन्हें अपने घर ले जाकर सब कुछ बता देता है और घर वो इसलिए लाया ताकि वो सेफ रहें। उधर जेमी मौत से लड़ रही थी तभी वो मिस्टीरियस आदमी उसे मार देता है और इस बात का लूमिस को काफी पछतावा था। इधर टॉमी कारा को उस सिंबल के बारे में बताता है जिसका नाम है थॉर्न। असल में वो एक कॉन्स्टलेशन है और जब भी वो अपीयर होता है तभी माइकल अपीयर होता है क्योंकि उसे सैक्रिफाइस देना होता है अपनी फैमिली का। टॉमी बताता है कि ये एक कर्स है जिसमें एक फैमिली मेंबर हैलोवीन के दिन अपनी फैमिली की बलि देता है ताकि पूरा टाउन बचा रहे और ये एंशिएंट टाइम से चला रहा है। अब ये कर्स है माइकल के ऊपर और अभी तक वो अपनी फैमिली की बलि नहीं दे पाया क्योंकि अभी जेमी का बेटा बाकी है। जब वो उसे मार देगा तो उसका कर्स पास ऑन हो जाएगा और आप जानते हो कि इसके लिए वो किसे चुन रहे हैं, डैनी को। तो ये है माइकल के ना मरने का रहस्य। एक कर्स के तहत उस पर इविल का कब्जा है। अब टॉमी चल देता है लूमिस से मिलने और कैरा को वो कहकर जाता है कि अपने घर मत जाना चाहे कुछ भी हो जाए। उधर जॉन भी घर पहुंच चुका था और घर पर से कोई भी नहीं मिलता सिवाय माइकल के जो कि उसे मार देता है। टॉम इस जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर हम देखते हैं डीजे बैरी को जिसे अभी अभी पता चला है कि टिम माइकल मायर्स के घर में रहता है और सरप्राइजिंगली टिम को भी अभी पता चला। बैरी कहता है कि वो उसके घर जाएगा और वो दोनों चल देते हैं तैयारियां करने। बैरी जाकर बैठता है वैन में लेकिन वैन गलत थी, उसमें था माइकल जो कि बैरी को भी मार देता है। अब कुछ देर बाद टॉम एक बच्ची को देखता है जिसकी कॉस्ट्यूम थोड़ी अजीब थी और वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर खून गिर रहा था बैरी का। जैसे ही बैरी की डेड बॉडी मिलती है सब वहां से भाग जाते हैं और तभी टॉमी को मिलता है लूमिस जिसे लेकर वो अपने घर चल देता है। उधर घर पर टीम शावर ले रहा था तभी माइकल उसे भी मार देता है और इस फिल्म में कुछ ज्यादा ही तेज से ट्रैवल कर रहा है। खैर कैरा नोटिस करती है कि इसके घर में कोई है इसलिए वो कॉल करती है और कॉल उठाती है बेथ जिसे माइकल कैरा के सामने ही मार देता है। तभी वो देखती है कि डैनी भी उस घर में जा रहा है। वो भी जल्दी से उसके पीछे जाती है स्टीवन को अकेला छोड़कर। घर में उसे डेड बॉडीज मिलती हैं उसी क्लासिक वे में और माइकल भी उसके पीछे लग चुका था लेकिन यह दिमाग चलाकर वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। टॉमी और लूमिस भी घर पहुंच चुके थे। अब कैरा डैनी को लेकर वहां से भागती है लेकिन माइकल अभी उसके पीछे ही था। ये सीन भी आप कई बार सीरीज में देख चुके हो और इस बार टाइम रहते दरवाजा खोलता है टॉमी लेकिन यहाँ पर उन्हें एक सरप्राइज भी मिलता है। वहां मौजूद था वही मिस्टीरियस आदमी जो कि है डॉक्टर वेन। यहाँ वो सब पकड़े जाते हैं लेकिन कैरा बचकर भाग निकलती है। वो जाती है मिसेस बी के पास लेकिन वो भी उन्हीं में से एक थी और स्टीवन उसी के पास है।
तब जान बचाने के लिए कैरा खिड़की से कूद जाती है और ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जब उसे होश आता है तो वो खुद को ट्रैप पाते हैं स्मिथ ग्रोव में, और यहाँ से लेकर एंड तक दोनों ही वर्जन अलग हैं। ये वर्जन फोकस करेगा कल्ट पर, जबकि दूसरा वर्जन फोकस करता है ढेर सारी किल्स पर। यहाँ तक की एंडिंग भी अलग अलग है। खैर लूमिस जानता था कि वो कहाँ गए होंगे, इसलिए वो भी टॉमी को लेकर वहाँ पहुंच जाता है। लूमिस जाता है विन के पास और यहाँ उनके बीच काफी बातचीत होती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि विन चाहता है कि लूमिस नया लीडर बन जाए उस कल्ट का और वो अगले इविल यानी कि डैनी का ध्यान रखे। लूमिस राजी नहीं था, इसलिए उसे बेहोश करके चल देते हमने रिचुअल की तरफ। अब यहाँ होगा ये कि डैनी मारेगा कैरा को और माइकल स्टीवन को, जो कि उसी का बच्चा है। ये बात कोई सेंस नहीं बनाती, लेकिन सेंस तो ये मूवी भी नहीं बना रही। खैर टाइम रहता टॉमी वहां पहुंचकर उन तीनों को बचा लेता है। लूमिस भी उन्हें ज्वाइन करता है और वो सब वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले टॉमी ने माइकल को रोक दिया था, उन्हीं सिंबल्स की मदद से किसी तरह का मैजिक करके। उनके जाने के बाद वहां पर विन आता है और हम देखते हैं कि वो सब वहां से चले गए सिवाय लूमिस के। वो वापस माइकल के पास जाता है, लेकिन वो माइकल नहीं बल्कि विन था, जिसने माइकल को फरार कर दिया और लूमिस को बना दिया नया लीडर। अब वो माइकल को मारने के बजाय उसे बचाएगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो यहाँ पर थॉर्न ट्रायलॉजी एंड हो गई, जो कि शुरू तो काफी अच्छे से हुई थी, लेकिन एंड बहुत ही बुरे तरीके से हुई। इस मोड़ से ये मूवी हमें यहाँ ले आएगी, ये तो किसी ने भी सोचा नहीं था। इन सभी पार्ट से हर कोई निराश था, लेकिन आज इनके लाखों फैंस हैं, जो कि सिर्फ इसी वजह से बने क्योंकि आगे इस फ्रेंचाइज में 2 बार टाइमलाइन चेंज हुई, इसलिए याद के तौर पर इन्हें देखा जाता है, क्योंकि अभी ये दोबारा नहीं बनेंगी। तो मूवी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक मैस है। पिछले पार्ट्स में राइटर्स ने ऐसे ही कुछ चीजें जोड़ दी जिन्हें जस्टिफाई करने का काम उनका था, जो इस सीरीज को आगे बढ़ाते, और एग्जैक्टली यही हुआ इस मूवी में। सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर में इसे काफी नुकसान हुआ। इस मूवी ने काफी आम सवालों का जवाब भी दिया कि माइकल किलिंग क्यों करता है और वो मरता क्यों नहीं। अब आप बताओ कि आप जवाब से खुश हो या नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मूवीज बस तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक हमें जवाब ना मिले। जवाब मिलने के बाद सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब अगर यहाँ से आगे जाते तो काफी गालियां पड़ती, इसलिए इस कहानी को यहीं पर छोड़कर एक नई कहानी शुरू की गई, जिसमें लॉरी दोबारा दिखेगी। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। अब बात करते हैं ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $50 लाख और इसने कमाई की थी $1,51,00,000 की, लेकिन इसे काफी बुरे रिव्यूज मिले थे। इसकी ज्यादातर कास्ट और क्रू इसे डिसोन करती है। उनके मुताबिक ये मूवी काफी ज्यादा दखल देने का नतीजा है, और दखल दिया था स्टूडियो ने, प्रोड्यूसर्स ने और डायरेक्टर ने भी। सब ने कसम खा ली थी कि इसके बाद वो किसी भी हैलोवीन फिल्म में काम नहीं करेंगे। तब इस मूवी को द कर्स ऑफ माइकल मायर्स कहा जाता है। पहले इसका टाइटल ये नहीं था, इसका टाइटल था हैलोवीन 666 द ओरिजिन ऑफ माइकल मायर्स। प्रोड्यूसर कट आया था 2014 के एंड में। तब तक लोग वही घटिया वर्जन देख रहे थे, जिसमें कई सीन्स का तो कोई मतलब नहीं बनता। उसमें ढेर सारे रीशूट किए गए थे और एंडिंग तो पूरी तरह चेंज थी। और एंडिंग को लिखा था डायरेक्टर ने, वो भी सेट पर, जिन्होंने एक भी हैलोवीन मूवी नहीं देखी और ना ही वो इस मूवी को डायरेक्ट करना चाहते थे। ये उन्हें करना पड़ा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में थे। और जो असली राइटर हैं डैनियल फेरेंस, उन्होंने इसकी स्टोरी काफी अच्छी लिखी थी, क्योंकि वो सीरीज के फैन थे, और उनकी स्क्रिप्ट पढ़कर ही डॉनल्ड ने इस मूवी को साइन किया था। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट को बदल दिया गया। उनके हिसाब से दोनों ही वर्जन बेकार हैं, लेकिन प्रोड्यूसर कट बेहतर है। वो चाहते थे क्रिस्टोफर ली डॉक्टर विन का रोल करें, जैसे जॉन कारपेंटर चाहते थे हैलोवीन में। डायरेक्टर जो ने डॉनल्ड के कई सारे सीन्स को फिल्म में से काट दिया, क्योंकि इनके हिसाब से वो बोरिंग थे, और बाद में जब रीशूट करने का टाइम आया तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। फर्स्ट पार्ट में जिस बच्चे ने टॉमी का रोल किया था, प्रोड्यूसर चाहते थे कि इसमें भी वही टॉमी का रोल करे, लेकिन वो उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए। अब अगर ऐसा होता तो क्या पता पॉल की जगह वही आपका एंटमैन होता। डैनियल भी जेमी का रोल करना चाहती थी, लेकिन पैसे कम होने की वजह से उन्होंने नहीं किया। तब ये रोल किया उनकी फ्रेंड जेसी ब्रांडी ने, जिन्हें शूटिंग के टाइम पर काफी बुरी तरह ट्रीट किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी फ्रेंड ने रोल रिजेक्ट कर दिया था। और पहले इसमें जेमी का रोल और ज्यादा था, जिसे बाद में कम कर दिया गया। अब जेसी अकेली नहीं थी। प्रोड्यूसर्स कैरा यानी कि मैरियन हैगन को भी पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि वो बहुत पतली है और उनकी चिन भी कुछ ज्यादा ही पॉइंटी है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म सच में एक कर्स थी। असल में जब जॉन अपने घर जाता तब वो टीवी चलाता और टीवी पर आ रही होती हैलोवीन 3। जैसे हैलोवीन 3 ने मूवीज को फिक्शन बनाया था, वैसे ये उसे बनाने वाली थी। ये इकलौती फिल्म है जिसमें लूमिस और माइकल का एक भी सीन साथ में नहीं था। कैन यू इमेजिन? और एक इकलौती हैलोवीन फिल्म है जिसमें एक मेल प्रोटैगनिस्ट था। पीटर जैक्सन को भी डायरेक्ट करने का ऑफर दिया गया था। एक टाइम पर तो स्कॉट स्पीगल इसे डायरेक्ट करने वाले थे। उन्होंने कहानी भी सोची थी और प्रोड्यूसर होते उनके दोस्त क्वेंटिन टेरेंटिनो। इसमें माइकल का रोल किया है जॉर्ज पी विल्बर ने, जिन्होंने हैलोवीन 4 में भी ये रोल किया था, और वो उन 2 एक्टर्स में से पहले हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बार माइकल का रोल किया। दूसरे हैं रॉब ज़ॉम्बी के माइकल टाइलर मेन, जो कि सबसे ज्यादा भयानक माइकल हैं। तब जॉर्ज की एज थी 54, जबकि माइकल अपने 30s में था।
और रीशूट में उन्हें नहीं लिया गया क्योंकि जो के मुताबिक वो कुछ ज़्यादा ही बल्कि थे। फैंस की एक थ्योरी है कि जैसे स्टीवन माइकल का बेटा है वैसे ही डैनी जॉन का बेटा है। 2006 में आई मूवी अनरेस्ट वहीं पर शूट हुई है जहां पर ये हुई थी। इस मूवी का बॉडी काउंट है 20। तो ये थे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। क्या आप खुश हो कि इसकी आर्क खत्म हो गई, अब एक नई टाइमलाइन आएगी? कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि अब बस 3 मूवीज बची हैं, उसके बाद ये सीरीज एंड हो जाएगी। और आखिर में आपके लिए आने वाली है हैलोवीन। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है और मैं आपको इतना कुछ बताऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे। तो उस वीडियो का वेट करना और उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सके। जैसे माइकल पहुंचा देता है सबको स्वर्ग में और कईयों को नर्क में भी। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी की ढेर सारी क्लिप्स भी और फैक्ट्स तो है ही। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।